उसमें दीक्षांत समारोह हम 27 को करने जा रहे हैं। उसमें सूर्यकांत जी जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो इसके जो है चीफ गेस्ट होंगे और हमारे गवर्नर साहब जो है प्रेसाइड ओवर करेंगे फंक्शन को। इसमें लगभग जो है 744 बच्चों को जो है डिग्रियां दी जाएंगी जो इससे पहले बैच के हैं, यानी कि 22-23 बैच के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं हमारे, केवल उन्होंने। इसके कहो तो मैं डिटेल बताऊं थोड़ी और जी। इसमें 509 जो है लड़कियां हैं 744 में, और 235 जो है लड़के हैं। ये 744 की संख्या है। 7 पीएचडी जो पिछले साल केवल जो है जिसने सबमिट की है, जिसकी कंप्लीट पीएचडी हुई है वाइवा और जिसको अवार्ड हुई है, उन 7 स्टूडेंट को हम जो उसमें देंगे। उसमें भी 3 जो है लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं 7 बच्चों में। इसके अलावा गोल्ड मेडल हैं जो टॉपर रहे हैं अपनी क्लासेस के, उसमें गोल्ड मेडल टोटल 21 दिए जाने हैं, 21, जिसमें से 5 मेल हैं और 16 फीमेल हैं। ये इसका जो है एक तरह से क्लासिफिकेशन है कि हमारे जो बच्चे पिछले साल पास हुए हैं, डिग्री हासिल की है, उनको हम दीक्षांत समारोह में अब उनका डिग्री का वितरण करेंगे। फ्यूचर में भी कोई नए कोर्स लाने की प्लानिंग है? हाँ, नए कोर्स के लिए 6 कोर्स हमने इस साल के लिए फिर दिए हैं। तो इससे पहले हमने पिछली बार, अब तक हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट 26 डिपार्टमेंट हैं और 6 हम इस बार खोलने जा रहे हैं। सर, आपने जो डेटा दिया उसमें 60-70% लड़कियां हैं। क्या माने ज़िले के लिए और आसपास के लिए एक बड़ा लड़कियों के लिए ये एक वरदान साबित हुई यूनिवर्सिटी, क्योंकि बड़ा एक मेजर जो नंबर है वो लड़कियों का है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये संख्या लगभग जो है लड़कों से दुगनी है। यदि 509 लड़कियां हैं, 235 जो हैं लड़के हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी हर उसमें जितने भी मैंने 3-4 आपको बताए हैं, सभी में लड़कियां आगे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया है 14 में, ये एक तो इसके लिए वरदान है जींद जिले के लिए और उसके आसपास के एरिया के लिए। तो 10 साल में कितना प्रोग्रेस मानते थे? 10 साल में कितना यूनिवर्सिटी आज कहाँ खड़ी है? 2014 में एस्टेब्लिश हुई थी। मैं ये मानता हूँ जितने यूनिवर्सिटीज़ भिवानी की है या गुड़गांव की भी इवन है और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, एक तो स्ट्रेंथ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, डिपार्टमेंट आज की डेट में सबसे ज़्यादा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी ये कहिए कि आज की डेट में हमारा सब जो भी 14 के बाद यूनिवर्सिटी खुली है, 14 में खुली हैं, उन सब में मैं मानता हूँ कि ये अच्छा जो है, सबसे अच्छा CRSU जींद कर रही है। अच्छा चल रहा है सर सीआरएस, लेकिन भर्तियों के मामले में कहीं ना कहीं इसको दुर्भाग्यशाली माना जाता है। हाँ, देखो, ये मैं इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ कोई ना कोई 2-3 यूनिवर्सिटी के बैन किए गए थे, केवल हमारा नहीं हुआ था, वो CRSU का भी हुआ था, सिरसा का भी हुआ था और भिवानी का भी हुआ था। तो अभी सरकार जो है उसके बारे में हम भी कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जून जैसे ही जो है कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा तो हम इसमें जो है वो अपॉइंटमेंट जो है दोबारा स्टार्ट कर पाएंगे। रीजन क्या बताया जाता है ऊपर से अगर बात करें तो क्यों रोका जा रहा है बार-बार? उसमें लेटर जो हमारे पास आया था, कोई खास जो है ऐसा रीज़न नहीं था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कोई शिकायत एनोनिमस या किसी तरह की जो है शिकायत गई होंगी तो शायद उनके बेस पे कर दिया होगा, क्योंकि हमारे पास तो लेटर जो ये आया था कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको जो है रोक दो, केवल ये एक लाइन जो है लिख के आई थी। तो ये डिस्टर्ब कहाँ कितना हो पा रहा है यूनिवर्सिटी प्रशासन बच्चों की? हाँ, नेचुरली है कि मतलब एक यदि देखें तो फैकल्टी टोटल हमारे पास केवल परमानेंट फैकल्टी यदि कहें तो केवल 20 जो है टीचर परमानेंट हैं, बाकी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और ज़्यादातर पार्ट टाइम हैं। पार्ट टाइम टीचर है तो उनकी कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि थोड़ा सा ये कमी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार इसमें जो है सोच रही है और जून जुलाई अगस्त में हम जो है इसको पूरा कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अनुभव रहा है जी। तो ये सिर्फ 20 जो टीचर है परमानेंट, इनके बेस पे इतने स्टूडेंट को कैसे अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और नेचर पोस्ट जो है वो इसकी हम कहें कि कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल लगभग 34 जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं और उन्हीं को जो है हमने एक तरह से कहा जाए कि चेयरमैन तो हम उनको नहीं बना सकते, लेकिन उनको हमने इंचार्ज बनाया हुआ है।
तो उन्हीं से काम चला रहे हैं। एक एक जो प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, उनको 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं कि वो चेयरपर्सन जो है उस डिपार्टमेंट के होंगे। और उसी बेस पे चलो है कि मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा एकेडमिक काम है वो हम पूरी तरीके से जो है पूरा कर रहे हैं। लेकिन यदि परमानेंट होगा तो नेचुरल है कि और ज़्यादा बढ़ेगा ही। पिछले 10 साल में यूनिवर्सिटी ने काफ़ी प्रोग्रेस की है कि दूसरी यूनिवर्सिटियों को देखते हुए, तो इसमें क्या मानते हैं, जींद की जनता का सहयोग है, सरकार का सहयोग है, कि आप लोगों के एफर्ट्स है, या ये है कि जींद पूरे हरियाणा के मध्य व्यवस्था है तो इसमें विद्यार्थियों को भी काफ़ी सहूलियत होती है आने जाने की और समस्या की? देखिए, जींद एक तो जोग्राफिकली बहुत ऐसी जगह सिचुएटेड है कि चारों तरफ यहाँ पर 70-80 किलोमीटर तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरा, यहाँ के बच्चे पहले बहुत दूर तक जाते थे, या सिरसा जाते थे, या तो MDU जाते थे रोहतक, या कुरुक्षेत्र, या हिसार, और इसके अलावा जो है कोई नहीं था। तो ये उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि एक वरदान है इस एरिया के लोगों के लिए। और जैसे इसका जोग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर बच्चे बहुत मेहनती हैं, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि पहले भी जहाँ भी आप जिस यूनिवर्सिटी में भी जाओगे, जींद के बच्चे एक्सेल करते हैं हर फील्ड में, एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स में भी और कल्चरल में भी। मैं क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, तो वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो जींद, नरवाना, इसी बेल्ट के जो है टॉप करते हैं, इसी बेल्ट के वो कल्चरल में होते हैं, इसी बेल्ट के जो है स्पोर्ट्स में होते हैं। और इवन यहाँ नहीं कि मैं ये कहूँगा कि पंजाब में भी जो है स्पोर्ट्स के बच्चों को वो लेकर जाते हैं यहाँ से। तो उनको ये एक अच्छी जगह मिली है। यदि आप, और ये जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि किसका एफर्ट है, ये कलेक्टिव जो है एफर्ट है कि सभी के। चलो, सरकार ने यहाँ पे ये शुरू की है, ये सरकार का भी योगदान है, सरकार ग्रांट दे रही है, वो भी उनका एक योगदान है। और यहाँ के लोगों का, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपनी जींद में ही पढ़ें, दूर क्यों जाएं। आपके अभिभावक जो हैं या पेरेंट्स बच्चों के, वो उनका, और मैं कहूँ बच्चों का भी और हमारा टीचर्स का भी एक कलेक्टिव योगदान है, जिसके कारण जो है आज यूनिवर्सिटी इस मुकाम पर पहुंची है। यूनिवर्सिटी के जमीन विस्तार के लिए काफी प्रयास किए गए थे जी पिछले महीनों जी। वो आज तक सिरे क्यों नहीं चढ़ पाए, क्या कारण? उसका रीज़न ये है कि उसमें यूनिवर्सिटी जो है डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकती। ई पोर्टल है, ई पोर्टल के लिए हमने प्रार्थना की थी सरकार से, और वहाँ पर वो जो है पूरा तरीके से नहीं हो पाया एफर्ट्स, वो हमारी तरफ से भी रहे हों, क्योंकि हमारे पास भी ह्यूमन रिसोर्स कम है। और मैं यदि ये कहूँ कि मतलब किसी को क्या वो दिया जाए कि सिस्टम कुछ हमारा ऐसा है कि वो हमारी फाइल या ई पोर्टल उसका नहीं बन सका, ना उस पर अपलोड हम कर पाए। हालांकि हमने कोशिश की है कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन हमारे कुछ ऐसी उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर अलग से चाहिए। यदि यूनिवर्सिटी में ऐसे काम बहुत होते हैं कि जो लाइजनिंग के काम होते हैं, जो हर टाइम जाके BCI से काम है, वहाँ पर किसी भी जो है AICT से है या गवर्नमेंट से है, तो वो इस तरह के क्यों ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कम था, हम जो है पूरे तरीके से उसमें कार्य नहीं कर पाए। ये प्लान कैसे सिरे चढ़ेगा सर? ये तो बड़ी मेजर योजना थी इस यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये 100 एकड़ की बात की गई थी, और डिप्टी CM साहब यहाँ पर डिक्लेयर भी करके गए थे कि हम किए। उन्होंने वहाँ पर भी बात की है और ये असेंबली में मुद्दा उठाया है। मैं ऐसे ही कहूँ कि हमारे जो MLA साहब हैं, उन्होंने भी जो है मुद्दा असेंबली में भी उठाया गया था। हालांकि ये प्रोसेस में है, अभी हम कोशिश करेंगे इसका दोबारा फिर जो है जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटता है, क्योंकि 2 बार हटाया गया। हमसे इन्फॉर्मेशन ली गई थी कि किस गांव की ज़मीन जो है वो पड़ती है, वो इन्फॉर्मेशन हमने असेंबली में भेजी भी थी। ये स्टेज है आज की डेट में। UGC से रिकॉग्नाइज में क्या अपडेट? UGC से तो रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन अभी NAC का है, NAC नहीं हम कर पाए, अभी वो प्रोसेस है। अभी गवर्नमेंट ने दोबारा जो है वो UGC ने कुछ चेंज कर दिया फार्मूला। वो यदि हम अप्रैल तक जो है अपनी CSR ये जमा करते हैं रिपोर्ट, तो वो पुराने मॉडल उससे होगा, पुराने क्राइटेरिया से होगा। यदि हम उसके बाद करेंगे तो उसके लिए एक नया क्राइटेरिया आ रहा है। हालांकि वो भी मिलता जुलता है, लेकिन हमारा जो है प्रोसेस प्रक्रिया पूरी स्पीड से जारी है, और हम हर हफ्ते उसकी एक मीटिंग जो है ज़रूर कर लेते हैं। तो वो प्रोसेस में है और लगभग समापन है प्रोसेस का,
हम जल्द ही जो है 2-3 महीने के अंदर उसको जो है रिपोर्ट जमा कर देंगे। सर किसी न किसी थीम पे होता है हर बार दीक्षांत समारोह, की बार क्या थीम दिया गया दीक्षांत समारोह को? सर किस पे हुआ सर? एक बड़ा इवेंट होना पूरा यूनिवर्सिटी का। थीम सच नहीं होता है इसमें। ये तो सिंपल सा है कि ये एक कह सकते हैं कि बड़ा सादगी पूर्ण दीक्षांत समारोह होता है। मतलब इसमें कोई भी इस तरह का कोई अलग से इसमें कुछ नहीं है। हम अपने विद्यार्थियों को डिग्री और गोल्ड मेडल, पीएचडी एकेडमिक जो है इसमें कहीं दूसरा तीसरा काम कल्चरल में हम थीम ले लेते हैं कोई, जैसे लेकिन हमने कोई हाँ, गांव का ले लिया या, लेकिन ये एक ऐसा वो है जिसमें प्रोटोकॉल भी होता है और एकेडमिक, प्योरली एकेडमिक ये है। इसमें किसी भी तरह का कोई कल्चरल जो एक्टिविटी भी नहीं होती, कुछ नहीं। कोई भी नोट ए सिंगल कल्चरल एक्टिविटी जो है इसमें नहीं होती, प्योर जो है एकेडमिक है। पिछली बार दीक्षांत समारोह के दौरान फोटो का एक विवाद आया था, चौधरी रणजीत सिंह का फोटो नहीं था, तो उसका ख्याल रखा जाएगा आपकी बार? नहीं, हमने अब तो- रखा हुआ है, नहीं तो अब तक आपकी तरफ से आ ही जाना था। नहीं, अब तो कोई भी प्रोग्राम या वर्कशॉप हाँ, होता है कोई और नहीं होता। बैनर लगता है, बिल्कुल। उसमें उनका भी फोटो होता है। उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। वो शुरू में जो है वो छूट गया था किसी कारण से, तो जैसे ही आपने जो है उसको पॉइंट किया तो हमने तुरंत जो है उसको लगवा दिया था। इसके साथ एससी स्टूडेंट की बहुत कम फीस होने के बावजूद भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं बच्चों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन की, तो क्या ऐसे आप इनिशिएटिव लेंगे कि वो सीटें वैकेंट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और एससी स्टूडेंट उसका लाभ उठा पाएँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें? देखिए, हम जैसे ही एडमिशन प्रोसेस अब हमारा स्टार्ट हो चुका है और हमने होर्डिंग भी जो है लगाने शुरू कर दिए हैं, उसका पूरा परफॉर्म हमने प्रारूप तैयार कर लिया और बहुत जल्दी हम सारे जो है हमने अपने पीआर को जो है सौंप दिया है काम कि पूरी ऐड जो है की जानी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि शहर में और गांव में और दूर दूर तक जो है उसका प्रचार और प्रसार हो। सर अभी जो एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे थे, कौन कौन से नए कोर्स हैं और पिछली बार जैसे लोग के हैं बाकी डिपार्टमेंट के, आप एंट्रेंस की बात कर रहे थे, आपकी बार क्या मेथड रहेगा और कोर्सेज कौन कौन से नए हैं, एडमिशन के बारे में क्या रहेगा? ये कोर्स के नाम डॉक्टर साहब बताना जरा। जो इस साल का प्लानिंग है जिस कोर्स को हम ओपन करना चाह रहे हैं, उसमें एक तो है एमएससी माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, एक है एमएससी इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसके बाद बीएससी ज्योग्राफी एनईपी बेस्ड, उसके बाद है बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ये कुछ प्रोग्राम है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ डिप्लोमा है जिस डिप्लोमा को भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी फिर एक प्रपोजल आया है कि बीए म्यूजिक भी स्टार्ट करना चाहिए, तो वो भी हमारे प्रपोजल में है। एमबीए एक्जीक्यूटिव्स जिसका काफ़ी डिमांड होता है हर एक जगह, जिसमें हमारे एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, हमारे जो बैंक हैं या जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एमबीए एक्जीक्यूटिव भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से 6 प्रोग्राम है जिसको इस साल हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लास्ट में हमारे पास 26 डिपार्टमेंट है और अब चूंकि 26 डिपार्टमेंट का इंक्रीजमेंट होगा, कई डबलिंग जिसको कह सकते हैं, जैसे 120 का लॉ था फर्स्ट सेमेस्टर में, अब तो दूसरा ईयर आएगा फर्स्ट ईयर तो 120 और बढ़ेगा तो 240। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट स्टार्ट इस साल सोच के नहीं किया गया है, कटल किया गया है, क्योंकि हमारा सीधे 4000 से 8000 स्टूडेंट हो जाएगा जो पुराना है उसी में, और फिर जब हम नया लेंगे तो और भी उसमें बढ़ोतरी होगा। तो इसको ध्यान में रखा गया है और जो भी है उसको करेंगे। और दूसरा एक एजेंडा है कि इस बार हम पीजी प्रोग्राम में भी एनईपी लागू कर रहे हैं। वो फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। अभी इसी महीने और जुलाई में नए बच्चे के आने से पहले हम पीजीबीएस कर देंगे और सिलेबस मेरा तैयार होगा, और जो नए बच्चे आएंगे वो एज पर एनईपी एडमिशन होगा उनका। ये कोर्स के मैं एग्जैक्टली नाम बता देता हूँ। लाइफ साइंस में हमने एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है, दूसरा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, और यदि फिजिकल साइंस की उसमें देखें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग, ये जो है हम कोर्स जो है शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस कोर्स की आज की डेट में इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में डिमांड है। और बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी नहीं था पिछले साल, हालांकि हम बीएससी और बीए के सभी कोर्स जो है लगभग कर चुके थे, लेकिन ज्योग्राफी क्योंकि इस एरिया में बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है तो हम ज्योग्राफी जो है इस साल बीएससी लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं।
अभी बताया सिन्हा साहब ने ह्यूमैनिटीज़ में BFA, क्योंकि फाइन आर्ट MFA था। फाइन आर्ट में बच्चे जो है यदि UG लेवल पर होगा तभी जो एडमिशन लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है और हम ये चाहते हैं कि इसमें नीचे लेवल से जाए तो वो हमें PG में एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें जो है MBA अभी बताया सिन्हा साहब ने, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। इसमें जैसे आप लोग भी या कर्मचारी जितने भी बैंक या दूसरे हैं वो इसमें जो है मतलब इसको कर सकते हैं। और सोशल साइंस में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में एक जो है ये 1 ईयर डिप्लोमा स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा तीन डिप्लोमा और हिंदी में हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप पत्रकारों के लिए भी जो है अच्छे रहेंगे। और इससे पहले भी हम ट्रांसलेशन का एक कोर्स शुरू कर चुके हैं पिछली बार, और 3 और जो है हिंदी में हम इस तरह के डिप्लोमा स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद सर मोड क्या रहेगा, एंट्रेंस रहेगा या मेरिट बेस रहेगा? एंट्रेंस जी, प्योर एंट्रेंस। तो हमने केवल इसमें मेरिट तो केवल लॉ में करना पड़ा था, वो भी इसलिए क्योंकि वो लेट हो गया था, हमारा सितंबर में मिला था। तो हम इस बार जो है पूरा कंप्लीटली वो एंट्रेंस करेंगे। कब से स्टार्ट है? अभी उसकी डेट्स का 1-2 दिन में हो जाएगा, कुछ 15 जून के बाद 15 जून के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ, 1-आध दिन में उसकी डेट आ जाएंगी। BSc एग्रीकल्चर हम कर नहीं सकते क्योंकि वो HAU के अंडर होता है, और वो कोर्स हालांकि उनके साथ मिलकर हम कुछ कोर्स करने की सोच रहे थे, इस हिसाब से हमने बात भी की थी, लेकिन होंगे वो उन्हीं के अंडर में, क्योंकि एग्रीकल्चर का है तो वो उन्हीं के अंडर होगा। जैसे हाँ जी, तो कुछ ऐसा प्रोविज़न हम सोच रहे हैं, देखते हैं वो 10-15 दिन में यदि मटेरियलाइज होता है तो हम आपको इसके बारे में बता देंगे। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।